हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट हम मॉर्निंग शिफ्ट में अपलोड कर चुके हैं। अभी आपको इसमें एमएसएन की एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी पार्ट सेकेंड, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं और आपका सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। कहीं ना कहीं एम्स में, किसी ना किसी एम्स में कोई क्वेश्चन 2019 में, 18 में, 17 में, 15 में, 16 में ऐसे करके पूछा हुआ है। 2000 में ऐसे करके सभी एम्स में आपका पेपर पूछा गया है। तो आज उन पेपर को, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे द आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू द डायफ्राम इज कॉल्ड। डायफ्राम को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी क्या कहलाती है? तो ऑप्शन सी में आपका इंफेरियर देखिएगा मेसेंटेरिक आर्टरी। बी ऑप्शन में आपके पास क्या है? सुप्रानियल आर्टरी। सी ऑप्शन पे इंफेरियर फेरेनिक आर्टरीज। डी ऑप्शन में है देखिएगा सेलियक आर्टरीज। सेलियक आर्टरीज होगा डियर यहाँ पे। चार ऑप्शन है कि आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर इसमें क्या आएगा? इसमें CELI, ये सिसिलियक आर्टरी। चार ऑप्शन है जिसमें से यहाँ पे बोला गया डायफ्राम को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी क्या कहलाएगी? तो राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, इंफेरियर फेरेनिक आर्टरीज। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मूव करेंगे रैशनल की ओर। इंफीरियर देखिएगा मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई लार्ज इंटेस्टाइन एंड अपर पार्ट ऑफ रेक्टम, यानी कि और देखिएगा यहाँ पे लिखा गया इंफीरियर मेसेंटेरिक धमनी बड़ी आंत और मलाशय के ऊपरी हिस्से की आपूर्ति करती है। किसको किसको करती है? लार्ज इंटेस्टाइन एंड अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम। ये किसमें जाएगा? इंफीरियर मेसेंटेरिक, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका सुप्रा देखिएगा, सुप्रा रीनल आर्टरीज रेफर टू सुपेरियर मिडिल एंड इंफेरियर सुप्रारीनल आर्टरीज विच सप्लाई किसको? एड्रिनल ग्लैंड। किसको सप्लाई कर रही है? आपका एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट आपके बात करेंगे सीलियक आर्टरी की। ये सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लीवर, एस्टोमेस देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है, एब्डोमाइनल, एसोफेगस, स्प्लीन एंड सुपेरियर हाफ ऑफ बोथ ड्यूडेनम एंड पेनक्रियाज। बोथ ड्यूडेनम एंड पेनक्रियाज, ये चीजें आपका तीनों के बारे में बताया गया। एक आपका राइट आंसर जो हुआ इंफीरियर फेरेनिक आर्टरीज, जिसमें हमारा डायफ्राम को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी कहलाती है इंफीरियर फेरेनिक आर्टरीज। बाद बाकी ए, बी और डी के बारे में यहाँ पे पूरा बताया गया है। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है द कार्टिलेज डाइट कंप्लीटली देखिएगा एनसर्कल्स द लाइरेंस विथ द नैरो पार्ट एंटीरियरली एंड द ब्रॉड पार्ट पोस्टेरली इज कॉल्ड। ब्रॉड पार्ट पोस्टेरली इज कॉल्ड। चार ऑप्शन दिए गए हैं डियर। देखिएगा इसमें दिया गया है देखिएगा उपस्थित जो स्वर अंत्र को आगे की ओर संकीर्ण भाग और पीछे की ओर चौड़े भाग के साथ पूरी तरह से क्या करती है? घेर लेती है, क्या कहलाती है? यानी कि cartilage that completely encircles that larynx with the narrow part anterior and the broad part posterior, that is called थायरॉइड कार्टिलेज कहलाएगा, या फिर रिक्वायर्ड कार्टिलेज कहलाएगा, या फिर देखिए एरिटेनोइड कार्टिलेज कहलाएगा, या फिर आपका एपिग्लोटाइटिस कहलाएगा। एपिग्लोटाइटिस कहलाएगा। चार ऑप्शन है डियर। राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिएगा यहाँ पे क्वाइट कार्टिलेज, बी इज करेक्ट आंसर। देखेंगे द थायरॉइड कार्टिलेज इज अ हाइलिन कार्टिलेज स्ट्रक्चर दैट सिट्स इन फ्रंट ऑफ द लाइरेंक्स एंड अबव द थायरॉइड ग्लैंड, यानी कि थायरॉइड उपास्थि एक हाइलिन उपास्थि संरचना है जो स्वर अंत्र के सामने और थायराइड ग्रंथि के ऊपर क्या होती है? स्थित होती है। यही चीज दिया गया आपका कि फ्रंट ऑफ द लाइरेक्स एंड एबव द कहां पे? थायराइड ग्लैंड में। नेक्स्ट आपका देखिएगा एर्थेनोइड कार्टिलेज जो आर अ पेयर ऑफ अ स्मॉल थ्री साइडेड पैरामाइड्स विच फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द लाइरेक्स टू विच द वोकल फोर्ड्स या वोकल कॉर्ड्स आर अटैच्ड। यदि वोकल कॉर्ड किसके साथ में अटैच्ड है ये पूछा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, एर्थेनोइड कार्टिलेज। नेक्स्ट आपका है एपिग्लोटाइटिस में क्या होगा? फ्लैप इन द थ्रोट
which keeps food from entering the windpipe and the lungs. Windpipe in the lungs, जो कि देखिएगा एपिग्लोटाइटिस गले में एक फ्लैप होता है जो भोजन को श्वास नली और फेफड़ों में प्रवेश करने से क्या करता है, ये रोकता है। एंटर देखिएगा विच की फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप एंड द लंग्स, इसको क्या करता है, वहां पे रोकता है, कीप रखता है, ठीक है ना। तो ये आपके राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन बी। Next question है tracheostomy is usually performed between the tracheal rings of cartilage of ट्रेकियोस्टोमी आमतौर पर उपास्थि के श्वास नली के छल्ले के बीच किया जाता है। इसमें राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड एंड थर्ड के बीच, थर्ड एंड फोर्थ के बीच, फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच एंड ऑल ऑफ दी एबव, क्योंकि यहाँ पे ट्रेकियोस्टोमी की बात क्या डियर, किसके बीच में होगा, बिटवीन द ट्रेकियल रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, ऑप्शन सी होगा, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नॉर्मल टाइटल वॉल्यूम इन अडल्ट इज अबाउट, वयस्क में सामान्य देखिएगा जो ये आयतन लगभग होता है 300 ml होगा, 500 ml होगा, 1200 ml आएगा या 3600 ml आएगा। नॉर्मल टाइटल वॉल्यूम आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा 500 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लंग वॉल्यूम इज द बेस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ हेल्मिन्स मैन्योवर एब्डोमिनल थ्रस्ट। देखिए डियर, सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में हेल्मिन्स मैन्योवर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक को आप नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे या थ्योरी पैटर्न है, आपको एक बार जरूर से पढ़ लेना है, जरूर से पढ़ लेना है। और एमएसएन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, पीडीएफ से पूछा जाएगा, ओबीजी से पूछा जाएगा। तो सभी सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको इसी चैनल पे अवेलेबल करवा दी जाएंगी। जो कुछ दिन बचेंगे उसमें आपका स्किल बेस्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी आपको इसमें अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो देखिए ऑप्शन सी में टाइडल वॉल्यूम है, बी में इंस्पायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम है, रिजर्व वॉल्यूम, सी में रेसिडुअल वॉल्यूम है, डी में टोटल लंग कैपेसिटी है। यानी कि पूछा गया क्वेश्चन में लंग वॉल्यूम इज द बेस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ हेल्मिन्स मैन्योवर एब्डोमिनल थ्रस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा फेफड़े का आयतन हेल्मिन्स देखिएगा पैतरेबाजी पेट का जोड़ के कामकाज का आधार है, कौन सा होगा जो वॉल्यूम आएगा, तो ऑप्शन सी होगा रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या आएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा। रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है लंग वॉल्यूम रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स, किसमें, लंग्स के बाएं साइड देखिए, आफ्टर या फोर्स एक्सलेशन दिस वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर, ओनली कैलकुलेट किया जाता है। दिस वॉल्यूम इज द बेस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एब्डोमिनल थ्रस्ट। ये चीज ध्यान रखिएगा डियर, इसको कैन नॉट बी मेजर, सिर्फ और सिर्फ इसको कैलकुलेट किया जाएगा, कौन सा वॉल्यूम को, रेसिडुअल वॉल्यूम को। अवशिष्ट मात्रा एक फेफड़े की मात्रा है जो एक मजबूर सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों में छोड़ी गई हवा की मात्रा का प्रतिनिधित्व करती है। क्या करती है, यहाँ पे एक्सेलरेशन करती है, फोर्स एक्सेलरेशन। इस मात्रा को मापा नहीं जा सकता है, केवल गणना की जा सकती है, यह आयतन उदर प्रनोद की कार्य प्रणाली का आधार है। यानी इस बेस का किसका, एब्डोमिनल थ्रस्ट, फंक्शनिंग ऑफ द एब्डोमिनल थ्रस्ट। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ डियर, ऑप्शन सी हुआ, रेसिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। अ क्लाइंट इज एडमिटेड विद सस्पेक्टेड क्या है, एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस क्या सस्पेक्ट किया जा रहा है, एटेलेक्टेसिस। विच क्लिनिकल इंडिकेटर डज द, विच क्लिनिकल देखिएगा इंडिकेटर डज द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ क्लाइंट। जब क्लाइंट को देखा जा रहा है तो नर्स के द्वारा क्या सस्पेक्ट किया जाएगा, क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, तो स्लो डीप रेस्पिरेशन, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड, या ड्राई अनप्रोडक्टिव कफ, या फिर नॉर्मल ओरल टेम्परेचर। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा क्या सस्पेक्ट किया जा रहा है, एटेलेक्टेसिस का। तो राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन बी होगा, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड्स। यानी कि एटेलेक्टेसिस जो होता है इज अ कंडीशन विच द एल्वुलाई कोलैप्स और फील्ड विथ क्या होता है, वहां पे फ्लूइड भर जाता है, क्या पानी हो जाता है, फ्लूइड भर जाती है। एज ए रिजल्ट देयर आर डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड। यानी यहाँ पे देखा जाए जिसमें देखिए आपका दिया हुआ एल्वुलाई ढह जाती है या द्रव भर जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप सांस की आवाज कम हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड, यानी डिक्रीज हो जाएगी। तो राइट आंसर इसलिए इसमें क्या हुआ, आपका बी हुआ, क्योंकि एटेलेक्टेसिस दिया हुआ है और नर्स के द्वारा क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा असेसमेंट करने के टाइम।
नेक्स्ट है which of the following assessment finding does the nurse expect in the patient with emphysema? वो देखिएगा, वास्तुस्थिति के रोगी में नर्स निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन निष्कर्ष की अपेक्षा करती है? यहाँ पे क्या फाइंडिंग करी? डज द नर्स एक्सपेक्ट किसके लिए? पेशेंट क्या एम्फाइसीमा वाला पेशेंट है साथ में, तो प्लूरेंट स्पुटम या डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड या जनरलाइज एडिमा या फिर डल चेस्ट पेन, क्योंकि यहाँ पे भी एम्फाइसीमा है डियर। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था आपका? एटेलेक्टेसिस था, ठीक है ना। यहाँ भी आपका एम्फाइसीमा है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड। इसमें भी ब्रेथ साउंड जो है बिल्कुल ही कम मिलेंगे। क्या होगा? बहुत ही कम होगा। देखिएगा यहाँ पे जो दिया गया डियर, एम्फाइसीमा या लंग डिजीज इज एन इरिवर्सिबल प्रोग्रेसिव कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन एंड रिड्यूस एयर फ्लो इन द लंग्स, यानी कि जो दिया गया फेफड़े की बीमारी एक अपरिवर्तनीय प्रगतिशील स्थिति है जो फेफड़ों में सूजन और कम वायु प्रवाह की विशेषता है। देखिएगा, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड आर फाउंड इन पेशेंट विद एम्फाइसीमा, द रिडक्शन इन द जनरेशन ऑफ साउंड इन ड्यू टू किसकी वजह से? accompanying एयर फ्लो लिमिटेशन और बिकॉज ऑफ पुअर ट्रांसमिशन साउंड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैरेंकाइमा। देख लिए यहाँ पे कि डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड क्यों हो रहा है इसमें, कि रोगी में सांस की आवाज कम हो जाती है। किसमें? डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड में क्या होता है कि रोगी में सांस की जो आवाज होती है बिल्कुल कम हो जाती है। ये ध्वनियों में उत्पादन में कमी, साथ में वायु प्रवाह की सीमा के कारण, पैरेंकाइमा के विनाश के कारण, ध्वनि के खराब संचरण के कारण होती है। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन बी हुआ, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a patient with shortness of breath SOB है is being tested for lung cancer। क्या हमारा? lung cancer। which of the following diagnostic test will be most conclusive? सांस की तकलीफ वाले रोगी का फेफड़ों के कैंसर के लिए परीक्षण किया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक परीक्षण सबसे निर्णायक होगा? यानी कि मोस्ट जो होगा कॉमन कौन सा डायग्नोस्टिक होगा? चेस्ट एक्सरे होगा, एमआरआई होगा, मैग्नेटिक रिजोनेंस आपका इमेज, या फिर आपका स्पुटम कल्चर होगा, या फिर बायोप्सी होगा। चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शन दिया गया है। इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा? राइट आंसर इसमें आपका क्या आएगा? ऑप्शन इसमें डी होगा, बायोप्सी। क्या होगा? बायोप्सी। बायोप्सी जो होता है मोस्ट कंक्लूसिव टेस्ट होता है किसके लिए? डायग्नोस्टिक ऑफ लंग कैंसर के लिए, लंग कैंसर के लिए, ठीक है। देन इट हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द टाइप्स ऑफ लंग कैंसर as well as molecule or genetic profile of your tumor, whereas other tests detected the physical variation in the lung, physical variation in the lungs। then chest x-ray जो होता है dear, sputum culture are not confirmed test for diagnosis of lung, क्योंकि चेस्ट एक्सरे और आपका स्पुटम टेस्ट से हमारा लंग कैंसर का पता नहीं लगाया जा सकता कंफर्म। इंस्टेड ऑफ एमआरआई सीटी स्कैन जो है इज या रिलायबल टेस्ट होता है फॉर डायग्नोस्टिक ऑफ लंग कैंसर के लिए, यानी कि एमआरआई के बजाय सीटी स्कैन फेफड़ों के कैंसर के निदान के लिए एक विश्वसनीय परीक्षण है। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन डी हुआ, बायोप्सी। डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। Next question है, the largest volume of air which can be expelled from the lungs during maximal expiration is called। वायु का अधिकतम आयरन जिसे अधिकतम निश्वासन के दौरान फेफड़ों से बाहर निकाला जा सकता है क्या कहलाता है? यहाँ पे क्या दिया हुआ? द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर है ना, विच कैन बी एक्सपेल्ड की जा रहा फ्रॉम किसी लंग से ड्यूरिंग मैक्सिमल एक्सपायरेशन, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, रेसिड्यूल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम। चार ऑप्शन में राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा डियर, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एयर या पर्सन इनहेल ड्यूरिंग अ नॉर्मल ब्रेथ। टाइडल वॉल्यूम जो होगा इसमें कितना होगा? हमने कुछ देर पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि नॉर्मल कितना आएगा? 500 मिलीलीटर। रेसिड्यूल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन अ पर्सन्स लंग आफ्टर मैक्सिमम एक्सलेशन। कब? मैक्सिमम एक्सलेशन आफ्टर कब? मैक्सिमम एक्सलेशन। रेसिड्यूल वॉल्यूम कितना रहेगा? 1200 ml रहेगा। देखिएगा डियर, लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सलेशन यानी कि अवशिष्ट मात्रा हवा की मात्रा है जो अधिकतम सांस छोड़ने के बाद किसी व्यक्ति के फेफड़े में रहती है, और अवशिष्ट मात्रा कितना होता है उसमें? रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 ml।
देन आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडिशनल एयर दैट कैन बी ड्रॉन इनटू लंग्स, यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है आपका 3100 ml होगा। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज अबाउट 100 ml। जो श्वास आरक्षित मात्रा कितना 3100 होगा और निश्वास आरक्षित मात्रा कितना होगा 1200 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, ये रेशनल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होगा और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन ए न्यूबॉर्न। नोट ए साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वो भी किसका, न्यूबॉर्न में। तो साइनोसिस हो, एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग, या फिर अस्टेनल रिट्रैक्शन, या फिर रेस्पिरेटरी रेट वेरिंग अकॉर्डिंग टू द न्यूबॉर्न एक्टिविटी। न्यूबॉर्न एक्टिविटी चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि नॉट पूछा है। नॉट या साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन या न्यूबॉर्न। साइनोसिस तो होगा, ब्रूइल्स डिस्कलरेशन हो जाएगा, एक्सपायरेटरी ग्रैंटिंग भी होगा, एक्सटर्नल रिट्रैक्शन होगा, लेकिन हमारा रेस्पिरेटरी रेट वेरिंग अकॉर्डिंग टू द न्यूबॉर्न एक्टिविटी ये इसमें नहीं आएगा। तो राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन डी, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मली वेरीज विथ न्यूबॉर्न एक्टिविटी, सो इट इज नॉट ए साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है a patient with cortex tracheostomy tube develop sudden complete blockage of the tube, which of the following is the best intervention to prevent complication। यानी देखिएगा कॉर्टेक्स ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब वाला एक रोगी ट्यूब के अचानक पूर्ण अवरोध को विकसित करता है और जटिलता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा हस्तक्षेप है। देखिए यहाँ पे कॉर्टेक्स ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब वाला एक रोगी ट्यूब के अचानक पूर्ण अवरोध को विकसित करता है, जटिलता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा हस्तक्षेप है। तो अस्कल्टेट फोर ब्रेथ सॉन्स, या फिर बी ऑप्शंस में आपके पास क्या है, बी ऑप्शंस में दिया गया है आपका देखिए डिफ्लेक्ट द ट्रैकियोस्टोमिक कफ एंड सप्लाई हाई फ्लो ऑक्सीजन। सी ऑप्शंस में सक्शन ऑफ ट्यूब विथ नॉर्मल सलाइन। डी ऑप्शंस में इमीडिएट रिमूवल ऑफ द ट्रैकियोस्टोमिक ट्यूब। राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन डी होगा, इमीडिएट रिमूवल ऑफ द क्या करेंगे, ट्रैकियोस्टोमिक ट्यूब को तुरंत हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डेवलप सडन कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द ट्यूब हो जा रहा है, तो उसको क्या करना, ब्लॉक हो गया तो हमें तुरंत रिमूव कर देना है। तो ये यहाँ पे दिया गया है द बेस्ट इंटरवेंशन टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन is immediate removal of the tracheostomy tube because the most frequent causes of blockage is plugging of the tracheostomy tube with a crust or mucus plug. This plug can also be aspirated हो सकता है and lead to देखिएगा atelectasis और lung abscesses। देखिएगा deflections of the tracheostomy tube is not appropriate because that will not clear the plug material of the tube, plug material of the tube। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ डियर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, हमें तुरंत क्या करना, रिमूव कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन या रिसीविंग पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर पीईईपी थेरेपी। जो कि आपका पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, जिसमें से क्या होगा, वेडिकार्डिया होगा, वेडिपिनिया दिया हुआ है, टेकिकार्डिया दिया हुआ है, हाइपरटेंशन दिया हुआ है, रेड्यूस कार्डिक आउटपुट दिया हुआ है। यहाँ पे पूछा गया है कि पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर जो थेरेपी प्राप्त करने वाले क्लाइंट में निम्नलिखित में से कौन सा मौजूद होगा। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा, रेड्यूस क्या होगा, कार्डिक आउटपुट क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मोड्स इज बेस्ट सुटेबल फॉर ए पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी अरेस्ट। पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम वेंटिलेशन मोड रेस्पिरेटरी अरेस्ट वाले रोगी के लिए सबसे उपयुक्त होगा। कौन सा बोला यहाँ पे, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मोड। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, या कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन, या फिर असिस्टेंट कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन, या फिर नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर, पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जब तक मेरी वीडियो चलेंगी। पूरी क्वेश्चंस को आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। एंड वीडियो को एक बार जरूर से लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, एंड कमेंट करना ना भूलें, छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर क्या होगा डियर, इसमें कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन, बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन इज अ मोड मैकेनिकल वेंटिलेशन इन विच ब्रेथ आर डिलीवर्ड बेस्ड ऑन सेट वेरिएबल्स विच इज प्रीफर इन रेस्पिरेटरी अरेस्ट। यानी कि
देखिएगा कंटिन्यूअस वेंटिलेटरी वेंटिलेशन एक मोड मैकेनिकल वेंटिलेशन है जिसमें सेफ देखिएगा वेरिएबल्स के आधार पे सांसें दी जाती है। किसके आधार पे सांसें दी जाती है? जो रेस्पिरेटरी अरेस्ट में पसंद की जाती है। रेस्पिरेटरी जब अरेस्ट होती है उसमें क्या किया जाता है? आर्टिफिशियली आपको वेंटिलेशन दी जाती है, वो भी आपका किसके आधार पे? सेट वेरिएबल्स के आधार पे दी जाती है। नेक्स्ट कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर क्या होता है? यूज्ड इन या पेशेंट विद कॉम्प्लेक्स अंडरलाइंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी कि श्वसन रोगी वाले रोगियों में निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव का उपयोग किया जाता है। नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर क्या होगा? वेंटिलेशन यूज इन पेशेंट विद किसमें? सीओपीडी में करेंगे, हैविंग एक्सुरेशंस एंड पेशेंट विद हाइपरक्रैमिक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा डियर। साथ में आपके जो रैशनल दिए गए हैं, रैशनल को आपको एक बार जरूर देखना है, आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Next, upper airway illness that result from swelling of the epiglottitis and larynx is broadly called। ऊपरी वायुमार्ग की बीमारी जो देखिएगा ग्लोटाइटिस और देखिएगा स्वर अंत्र की सूजन के परिणाम स्वरूप होती है, मोटे तौर पे क्या कहलाएगी? ब्रॉडली देखिए यहाँ पे लैरिंक्स इज ब्रॉडली कॉल्ड, मिजल्स कहलाएगा, रूबेला कहलाएगा, क्रूप कहलाएगा, वुपिंग कफ कहलाएगा। राइट आंसर इसमें डियर आपका होगा ऑप्शन सी होगा। क्रूप आल्सो नॉन एज क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, लैरिंगो ट्रैकिया ब्रोंकाइटिस होगा। क्रूप आल्सो नॉन एज क्या कहलाता है? ये कहलाएगा, उसके दूसरा नाम भी है। इस टाइप ऑफ अपर एयरवे इन्फेक्शन दैट इज यूजुअली कॉज्ड बाय किसके वजह से? पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस की कौन सी कारण है? पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे कॉजेज है कैरेक्टरिस्टिक्स बार्किंग कफ, यानी कि इसमें भौंकने वाली खांसी का कारण बनती है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे जब हमारा क्या होता है? वायुमार्ग की रुकावट हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट आ जाती है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स बार्किंग कफ इसमें होता है, भौंकने की तरह खांसी होने लगता है ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद एक्यूट फायरेंजाइटिस इंक्लूड्स। तीनों देखिएगा ग्रस्त निशोध वाले रोगी के पोषण प्रबंधन में शामिल है। एडवाइस फॉर लिक्विड और सॉफ्ट डाइट, बी में एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स फॉर हाइड्रेशन, सी में एडवाइस टू अवॉइड कूल बिहेवियर्स, डी ऑप्शन में एडवाइस टू ड्रिंक मोर फ्लूइड। तो राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए? देखिए स्टेप बाय जो दिया हुआ ए बी सी डी ए बी सी डी, आपके एग्जाम में नॉर्थ सीट में कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसा पूछेगा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन सी होगा, ए सी डी, यानी कि ए आएगा, सी आएगा और डी आएगा। ठीक है ना? किसके लिए? कि द न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद क्या है? एक्यूट फायरेंजाइटिस है, तो इसमें ऑप्शन आया आपका सी, ऑप्शन राइट। यहाँ पे नेक्स्ट में देखेंगे नीचे, द न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सॉल्ट वाटर, हनी वार्म सूप एंड सॉफ्ट फूड्स। अवॉइड क्या करते हैं इसमें देखिएगा? फूड सच एज ड्राई फ्राइड फूड, citrus food, pickle food, food having vinegar, spicy food, अल्कोहल एंड कैफीन को क्या करते हैं? बिल्कुल ही हम क्या करते हैं? इसको अवॉइड करते हैं। और क्या एडमिनिस्टर करते हैं? यहाँ पे ये चीजें आपका दिया गया है। और बी में आपका क्या था? एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड फॉर हाइड्रेशन, जो कि आपका यहाँ पे सिट्रस फ्रूट दिया हुआ है, फ्राइड फूड एंड आपका हैविंग विनेगर, स्पाइसी फूड, अल्कोहल एंड कैफीन को क्या किया जा रहा है? बिल्कुल अवॉइड किया जा रहा है। Next question, a client who smokes 2 packs of cigarette per day is most at risk of पोस्ट ऑपरेटिव फोर। देखिए डेली क्या कर रहा है? वो 2 पैकेट सिगरेट ले रहा है। ऑपरेशन के बाद सबसे अधिक जोखिम क्या होता है? इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, या कार्डिक डिसएरिथमियाज हो सकता है। राइट आंसर जो होगा इसमें डियर ऑप्शन बी होगा, निमोनिया हो सकता है। स्मोकिंग इफेक्ट हैम्स द रेस्पिरेशन, यहाँ पे देखा जाए so post operatively client in risk of developing respiratory complications, so from the given option client is risk for developing pneumonia। सबसे ज्यादा क्या होगा? निमोनिया की प्रॉब्लम आएगा। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफेक्टेड प्रीडिस्पोजिंग ए पर्सन टू नोजोकोमिया निमोनिया इज। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ओरोफाइंगल देखिएगा, colonizations due to mouth breathing, B में यूज ऑफ nasogastric ट्यूब, C में endotracheal ट्यूब, D ऑप्शन में यूज ऑफ S2 एंटागोनिस्ट। 4 ऑप्शन दिया गया डियर। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, सी इज करेक्ट, एंडोट्रेकियल इंटुबेशन। क्योंकि यहाँ पे नोजोकोमिया निमोनिया के लिए एक व्यक्ति को पूर्वगामी कारक क्या है? तो एंडोट्रेकियल इंटुबेशन। ठीक है, यहाँ पे नोजोकोमिया निमोनिया रिमेन्स अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंट ट्रीटेड विद एंडोट्रेकियल इंटुबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन ड्यू टू
किसके कारण? वेरियस रीजन लाइक एंडोट्रेकियल ट्यूब हैज डायरेक्ट इफेक्ट करता ऑन द एयरवे दैट रिजल्ट इन रिडक्शन इन लोकल होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म एंड म्यूकोसल इंजुरी कैन रिड्यूस द, देखिएगा, म्यूकोसिलरी फंक्शन विच फर्दर रिड्यूस इफेक्टिवनेस ऑफ द कफ। यानी कि नोजोकोमियल निमोनिया, देखिएगा यहाँ पे एंडोट्रेकियल ट्यूबेशन और आंतरिक वेंटिलेशन के साथ इलाज किए गए रोगियों में एक सामान्य जटिलता बनी हुई है। जैसे विभिन्न कारकों में एंडोट्रेकियल ट्यूब का वायुमार्ग पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय मेजबान रक्षा तंत्र में कमी आती है और म्यूकोसल की चोट म्यूकोसिलरी फंक्शन को कम कर सकती है, जो आगे की प्रभावशीलता को कम कर देती है। तो क्या है आपका वो इफेक्टिवनेस ऑफ द कफ। तो राइट आंसर इसमें क्या हो? ऑप्शन सी, एंडोट्रेकियल इंटुबेशन। Next question, a patient had chest tube on his right chest which were connected to the water seal. During ambulations, the tubes got, देखिएगा, dislodged from the water seal. Which of the following actions by the nurse would be appropriate? Nurse would be appropriate. The instruct the patient to cough forcibly several times, या assess the lung sound of the patient, या place the patient on bed and provide oxygenation, या फिर connect the tubes to water. ट्यूब्स टू वाटर, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया डियर। राइट आंसर इसमें आपका क्या आएगा? तो इसमें एक मरीज की दाहिनी छाती पर चेस्ट ट्यूब थी जो पानी की सील से जुड़ी हुई थी। एम्बुलेंस के दौरान ट्यूब पानी की सील से अलग हो गई। नर्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया की जाएगी? तो 4 ऑप्शन दिया गया। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा। प्लेस द पेशेंट ऑन बेड एंड प्रोवाइड ऑक्सीजनेशन। प्रोवाइड क्या करना होगा? तुरंत ऑक्सीजन देना पड़ेगा। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस रेंडर्स अ पर्सन एट रिस्क ऑफ, गहरी सिरा घनास्तरता एक व्यक्ति को जोखिम में डालती है। तो क्या होगा? शॉक में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हार्ट अटैक या स्ट्रोक। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा। बी इज करेक्ट आंसर। बी आंसर इसमें राइट आएगा डियर। देखिएगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस अकर वेन या ब्लड क्लॉट होगा फ्रॉम इन वन और मोर ऑफ द डीप वेन इन बॉडी, यूजुअली इन लेग्स। थ्रोम्बस जो dislocate from legs can travel to the lungs which obstruct the pulmonary artery and produce pulmonary embolism। यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस तब होता है जब शरीर में एक या एक से अधिक गहरी नसों में रक्त का थक्का बन जाता है। एक या एक से अधिक, ठीक है ना। आमतौर पर पैरों में ये चीज देखने को मिलता है। पैरों से निकला थ्रोम्बस फेफड़ों तक जा सकता है और जो पल्मोनरी आर्टरी को बाधित करता है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म पैदा कर देता है, ठीक है। तो ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस सबसे ज्यादा कहाँ पे आपको पैर में देखने को मिला और किसको कर रहा है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म को भी पैदा कर सकता है। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन बी हुआ, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यही चीज आपका दिया गया है कि यहाँ पे क्या करेगा? पल्मोनरी आर्टरी एंड प्रोड्यूस क्या करेगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये आपका प्रिंसिपल यूज इन क्लोज चेस्ट ड्रेनेज, क्लोज चेस्ट ड्रेनेज, ठीक है। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? देखिए, ग्रेविटी पॉजिटिव प्रेशर सक्शन, ग्रेविटी नेगेटिव प्रेशर सक्शन, या फिर एम्बुलेशन, या फिर पोस्टर। प्रिंसिपल यूज्ड इन क्लोज चेस्ट ड्रेनेज। राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ, ग्रेविटी नेगेटिव प्रेशर सक्शन। यानी कि इन क्लोज चेस्ट ड्रेनेज द चेस्ट ट्यूब इज कनेक्टेड टू a closed chest drainage system which allow for air or fluid to drain and prevent air fluid from entering the pleural emphysema, traumatic pneumothorax, pleural infusion, thoracic, देखिएगा, surgeries are common indication for closed chest drainage. प्रिंसिपल यूज टू ड्रेन आर ग्रेविटी नेगेटिव प्रेशर एंड सक्शन। नेगेटिव प्रेशर और सक्शन आपका वही दिया हुआ है जो प्रिंसिपल को यूज करेंगे आप। कौन सा प्रिंसिपल को यूज करना है हमें यहाँ पे? तो ग्रेविटी नेगेटिव प्रेशर एंड सक्शन। बंद चेस्ट ड्रेनेज में चेस्ट ट्यूब एक बंद चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ी होती है जो हवा या तरल पदार्थ को क्या करता है? बाहर निकालने की अनुमति देती है और हवा या तरल पदार्थ को फुफ्फुस, देखिएगा, वास्तुफिति में प्रवेश करने से रोकती है। दर्दनाक देखिएगा, न्यूमोथोरेक्स फुफ्फुस बहाव, या फिर थायरेसिक सर्जरी बंद छाती के लिए सामान्य संकेत है। ये क्या है? आपका नॉर्मल है। जल निकासी हो गया। निकासी के लिए उपयोग किए जाने वाले सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण, नकारात्मक दबाव और सक्शन है। जो कि आपका निकासी के बारे में पूछा, प्रिंसिपल यूज्ड इन क्लोज्ड चेस्ट ड्रेनेज, क्लोज चेस्ट ड्रेनेज। तो राइट आंसर क्या हुआ इसमें? नेगेटिव प्रेशर सक्शन। यहाँ पे राइट आंसर आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो डियर। तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में
एंड कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी मॉर्निंग में, जो कि एमएसएन से ही रहेगी। एमएसएन की पूरी जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग सब्जेक्ट की, सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल पे अवेलेबल करवाई जाएंगी। यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में ऑल की बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन दिन में 3 बार आपके पास जा पाए। और दिन में डेली बेसिस पे अभी 3 वीडियो अपलोड हो रही है डियर, अभी 100 क्वेश्चन रेडी करवाए जा रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।